अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और हमारा आज का लेक्चर है मियोसिस से मुतालिक। पिछले जो लेक्चर्स थे तीन, हमने उसमें माइटोसिस का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट डिस्कस किया था और हमने उसकी सिग्निफिकेंस को भी डिस्कस किया था। हमारा आज का जो लेक्चर है वो मियोसिस से मुतालिक है। माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि जितने क्रोमोसोम्स होते हैं पेरेंट सेल में, इतने ही डॉटर सेल में ट्रांसफ़र होते हैं। अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 2 सेल्स बनेंगे और हर एक में जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो 46 ही होगा। लेकिन मियोसिस जो है वो इससे डिफरेंट इस तरह से है कि मियोसिस में होगा ये कि 46 अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स बनेंगे और हर एक में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो 23 होंगे। यानी अगर वहाँ पे 2n नंबर था पेरेंट सेल में तो डॉटर सेल में भी माइटोसिस में 2n नंबर ही था क्रोमोसोम्स का। लेकिन मियोसिस में अगर पेरेंट सेल में 2n नंबर है तो डॉटर सेल में 1n नंबर होगा। मियोसिस का जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है मी-ऑन वर्ड है मी-ऑन, इससे डिराइव हुआ है। इसका मतलब होता है टू रिड्यूस कम करना। चूंकि इस डिवीजन की टाइप में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए इसको हम मियोसिस कहते हैं। यानी इसमें रिड्यूस होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो इसलिए हम इसको मियोसिस कहते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है मियोसिस की फेजेस। इट वाज अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मियोसिस। अब हम मियोसिस को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मियोसिस की फेजेस कौन कौन सी हैं। बट बिफोर दैट ये बताना ज़रूरी है कि मियोसिस का प्रोसेस डिस्कवर किसने किया था। एक जर्मन साइंटिस्ट थे ऑस्कर हर्टविग। इन्होंने 1876 में जो मियोसिस का प्रोसेस है इसको डिस्कवर किया था। और मियोसिस के प्रोसेस में जो प्रेपरेटरी फेज है, जो तैयारी का मरहला है, वो माइटोसिस की तरह ही है। इसमें इंटरफेज जो है उसके जो तीनों फेजेस थी वो सेम ही हैं। G1 है, S फेज है और G2 फेज है। और इंटरफेज के बाद फिर 2 फेजेस बड़ी आती हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। जबकि माइटोसिस में सिर्फ एक ही फेज थी। माइटोसिस पूरी जो है वो इंटरफेज, उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 4 फेजेस उसमें थी मज़ीद, और 2 प्रोसेस थे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ डबल होगा, 2 दफ़ा होगा। और 2 दफ़ा होने की वजह यह है कि एक दफ़ा सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगा और वो फिर डिवाइड होगा और डिवाइड होकर 4 सेल बनाएगा। आज हम मियोसिस 1 की प्रोफेज जो है उसको डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में हम मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज को और मियोसिस 2 को भी डिस्कस करेंगे। प्रोफेज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रोफेज 1 इसलिए है कि प्रोफेज 1 जो है वो सबसे लंबा प्रोसेस होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इसमें काफ़ी सारी डेफिनेशंस जो है वो इंपॉर्टेंट आती हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी था कि हम इस जो टॉपिक है इसको प्रॉपरली अगर हम अंडरस्टैंड कर लें तो हमारे मियोसिस जो है वो समझ में आ जाएगी। मियोसिस 1 जो है, इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं डिप्लॉयड सेल में वो सेपरेट होते हैं और 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते हैं। डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो डिवाइड होगा और डिवाइड होके हैप्लॉयड बनाएगा, यानी 1n बनाएगा। अगर क्रोमोसोम्स यहाँ पे पेरेंट सेल में 2n थे तो डॉटर सेल 2 बनेंगे, इसमें 1n इसमें और 1n इसमें होंगे, यानी यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। ये जो मियोसिस का प्रोसेस है ये जेनेटिक वेरिएशंस पैदा करता है। जेनेटिक
वेरिएशंस पैदा करता है, जीनियाती तब्दीलियां पैदा करता है। और यही वजह है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से किसी हद तक मुख्तलिफ होते हैं। बच्चों की शक्लें और उनकी आदतें बिल्कुल अपने माँ बाप जैसी नहीं होती, उनमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें, कुछ ना कुछ वेरिएशंस, तब्दीलियाँ आती हैं। और वो तब्दीलियाँ जो है वो यहाँ पे आती हैं मियोसिस में। मियोसिस का जो फेज़ है वो तब्दीलियाँ लाता है। मियोसिस 1 जो है उसकी अगर हम बात करें तो ये 2 स्टेप्स, 2 फेजेस बड़ी मेजर फेजेस की होंगी। पहली जो है वो है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है वो फर्दर डिवाइड की गई है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 में। हम आज सिर्फ प्रोफेज 1 डिस्कस करेंगे। ये लॉन्गेस्ट फेज है मियोसिस 1 में, ये लॉन्गेस्ट फेज है मियोसिस 1 में। इसमें अगर आपको प्रोफेज याद हो माइटोसिस की, तो हमने प्रोफेज का पहला जो चीज़ डिस्कस की थी वो ये थी कि क्रोमैटिन की फॉर्म में होते हैं, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमोसोम्स, वो कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो यहाँ पे भी पहला काम क्या होगा कि क्रोमैटिन कंडेंस करेगा और क्रोमोसोम्स बनाएगा। फिर क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लाइन अप होंगे और पेयर्स बनाएंगे। क्या करेंगे? क्रोमोसोम्स जो है वो एक दूसरे के करीब आके लाइन अप होके पेयर्स बनाएंगे। ये जो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स है इसको हम कहते हैं साइनेप्सिस। दिस पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड साइनेप्सिस। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स क्या कहलाती है? साइनेप्सिस। अच्छा, अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का हर क्रोमोसोम है, अब उसकी जो शक्ल है मैं अगर उसको ड्रॉ कर दूं तो ये सेंट्रोमियर है, ये एक क्रोमोसोम है। तो ये दो जो है ना इसके बाइवेलेंट है, यानी इसमें पूरे लंबा अगर एक क्रोमोसोम डिस्कस अगर हम बात करें तो ये एक वेलेंट है और ये इसका दूसरा वेलेंट है। एक बाजू और दूसरा बाजू, बाइवेलेंट है, 2 बाजुओं वाला है, 2 साइड्स हैं इसकी, 2 हिस्से हैं इसके। और फर्दर अगर हम इसके क्रोमेटिड्स की बात करें तो हर बाइवेलेंट में 4 क्रोमेटिड्स हैं। ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा क्रोमेटिड है। तो ये क्रोमेटिड्स चूंकि इसमें 4 हैं इसलिए हम इसको टेट्राड भी कहते हैं, इसको हम टेट्राड भी कहते हैं, यानी 4 क्रोमेटिड्स वाला एक क्रोमोसोम होगा। एक क्रोमोसोम में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की एक जोड़ी होगी, एक पेयर होगा, और जब एक दूसरे के साथ लाइन अप करके पेयर्स बना लेंगे, और वो जो पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, वो जो पेयर्स हैं उनको हम कहते हैं बाइवेलेंट्स। पेयरिंग का जो प्रोसेस है उसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। और ये जो पेयर हैं, इस पेयर के चूंकि 2 बाजू होते हैं, 2 हिस्से होते हैं, तो ये 2 हिस्से जो होने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे? बाइवेलेंट। और चूंकि इसमें क्रोमेटिड्स की बात करें तो वो 4 हैं, तो हम इसको टेट्राड भी कह सकते हैं। अब होगा ये कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे सर्टेन प्लेसेस पे, कुछ मकामात पे एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। अगर हम इन्हीं 2 क्रोमोसोम्स की बात करें तो ये जो क्रोमोसोम है जिसका एक बाजू ये है, एक बाजू ये है, ये दूसरे उसके बाजू हैं, और इसी तरह से दूसरा जो क्रोमोसोम था ये वाला। अब होगा ये कि ये अलग अलग थे, यहाँ पे मैं इनको जोड़ देता हूँ। ये वाला जो क्रोमोसोम है ये इसके साथ जुड़ गया, इसको कलर अभी जो है वो चेंज नहीं करते, ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़ गया। और अगर हम इसकी बात करें तो ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़ गया। ये जो एक दूसरे के साथ इनकी अटैचमेंट है, और अटैचमेंट जिन पॉइंट्स पे हो रही है, इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं?
कियाज्मेटा। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, अच्छा अब ये सिस्टर और नॉन सिस्टर की भी मैं बता दूं, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम है, इसके ये क्रोमेटिड्स आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये क्रोमोसोम्स क्या हैं आपस में, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन ये वाला क्रोमोसोम और इसका ये दूसरे वाले का ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, ये क्या है आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। दे आर कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो अब ये होगा कि इनकी सर्टन पॉइंट्स पे, कुछ मुकामात पे एक दूसरे के साथ इनका जो अटैचमेंट हो जाएगी, वो अटैचमेंट क्या कहलाती है, जहां पे अटैचमेंट होती है वो पॉइंट कहलाता है कियाज्मेटा, वो पॉइंट कहलाता है कियाज्मेटा। अब कियाज्मेटा में एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक वेरिएशंस के लिए। जो हमने शुरू में बात की कि जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं मियोसिस में, तो वो मियोसिस में जो जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं वो यहां पे होती हैं। कैसे होता ये है कि इसी को अगर हम फर्दर लेके चलें तो ये जो क्रोमोसोम है, ये दो बाजू इसके सेम हैं, ये दो बाजू कहीं पे अटैच नहीं हुए थे, तो ये सेम है। ये बाजू यहां पे अटैच हुआ था और ये बाजू यहां पे अटैच हुआ था। तो ये जो बाजू अटैच हुआ था, और इसी तरह से now you can see these parts are from the other chromosome। ये जो पार्ट्स हैं इस क्रोमोसोम में कहां से आ गए, रेड वाला जो हमने ड्रॉ किया था, जो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम हमने पेयर जो है वो ड्रॉ किया था, उस क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा इसकी तरफ आ गया है और इसका जो हिस्सा है वो उसकी तरफ चला जाएगा, इसका वो हिस्सा उसकी तरफ चला जाएगा। लेट मी ड्रॉ द रेड एज वेल। ये और इसका क्रोमोसोम का ये वाला हिस्सा जो था, ये वाला हिस्सा ये उधर चला गया था, तो अब यहां पे ये हिस्सा इधर इसके पास रह जाएगा, और इधर जो है चूंकि इसका एंड वाला हिस्सा यहां पे गया था, तो शुरू वाला हिस्सा इसका अपना होगा और आगे एंड वाला ब्लैक का होगा। ये पार्ट इसने दूसरे क्रोमोसोम से ले लिया। तो ये जो प्रोसेस है अपने हिस्से, अपने पार्ट्स, अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करने का, अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करने का, बदल लेने का, एक दूसरे के साथ तब्दील कर लेने का, तबादला कर लेने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। मैं फिर दोबारा ये चंद एक चीजें रिपीट कर देता हूं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की आपस में पेयरिंग, जोड़े बनाना, जुड़ना एक दूसरे के साथ और पेयर्स बनाना, साइनेप्सिस। एक जो क्रोमोसोम है उसमें दो बाजू होते हैं तो इसलिए हम उसको कहते हैं बाइवेलेंट, लेकिन इसमें क्रोमेटिड्स 4 होते हैं तो इसलिए हम इसको टेट्राड भी कहते हैं एक क्रोमोसोम को। जिस पॉइंट पे, ये सर्टेन पॉइंट्स पे जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, उनका अटैच होना कहलाता है, जिस पॉइंट पे वो अटैच होते हैं वो पॉइंट कहलाता है कियाज्मेटा। और इनका आपस में एक दूसरे के साथ अपने सर्टेन पार्ट्स को, सेगमेंट्स को एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है, एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स होता है, इससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो रिकम्बाइन होती है, इधर से उधर चलेगी, उधर से इधर चलेगी, नए कॉम्बिनेशन बन गए, नई स्कीम्स बन जाती हैं। और ये प्रोसेस करता है जेनेटिक वेरिएशन। आने वाली नस्ल पिछली नस्ल से किसी हद तक मुख्तलिफ होती है। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर के बाद जो क्रोमोसोम्स हैं वो बाइवेलेंट की शक्ल में ही रहते हैं। क्रोमोसोम्स बाइवेलेंट की शक्ल में ही रहते हैं। इसके बाद वो अगले सारे प्रोसेसेस होते हैं
जो हमने उसमें प्रोफेज में माइटोसिस के डिस्कस किए थे। और वो प्रोसेस क्या है कि न्यूक्लियाई की जो कवरिंग है, न्यूक्लियोलाई, जो स्मॉलर न्यूक्लियस का एक पार्ट होता है, न्यूक्लियोलस होता है छोटा, वो डिसअपीयर हो जाएगा। उसके साथ साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो गायब हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी। और सेंट्रियोल्स जो हैं वो सेल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सेल है, इसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे एक न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा, ये मेम्ब्रेन जो है ये भी डिसअपीयर हो जाएगी। यहाँ पे सेंट्रियोल्स होते हैं, ये सेंट्रियोल्स जो है दोनों पेयर्स की तरफ मूव कर जाएंगे, दोनों पोल्स की तरफ, और ये स्पिंडल फाइबर्स बनाना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम यहाँ पे सेंटर में मौजूद हैं। तो ये अपने स्पिंडल फाइबर्स जो है वो एक्सटेंड करना शुरू कर देंगे। माइटोटिक स्पिंडल जो है वो बनेगा, पूरा एक नेटवर्क इन स्पिंडल्स का, फाइबर्स का बन जाएगा, जो कि अक्रॉस द पोल्स पहुंचे हुए हैं, दोनों मुख्तलिफ पोल्स पे हैं, वहाँ से वो अपने स्पिंडल्स निकाल रहा है, ये इधर से अपने तिकले या अपने फाइबर्स जो है वो एक्सटेंड कर रहा है। वो एक्सटेंड होते होते सेंटर में आके मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो कुछ जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आके क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर पे अटैच होंगे। काइनेटोकोर जिसे कहते थे, पिछली माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि वो पॉइंट जहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं उसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। तो काइनेटोकोर पे आके ये अटैच हो जाएंगे और हमारा यहाँ पे जो मियोसिस में की प्रोफेज 1 है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये जो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना है ये 1911 में एक अमेरिकन जेनेटिसिस्ट था, थॉमस हंट, उसने डिस्कवर किया था। एक जो फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई जिसको कहते हैं, और उसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। उसमें ये जो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना है 1911 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में प्रोफेज जो है 1 के बाद अगली जो मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 1 को डिस्कवर करेंगे और मियोसिस 2 को भी डिस्कस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।